हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की क्लास में पुनः। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमारा एक चैप्टर पहला यूनिट जो है सेकंड पेपर का समाप्त हो चुका है और आज हम बात करेंगे हमारे दूसरे पेपर की दूसरे यूनिट की। राइट, दूसरे यूनिट में जो हम मेन जो चैप्टर एक्सप्लोर करेंगे वो है संघ सरकार या यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम केंद्र सरकार कहते हैं। केंद्र सरकार के बारे में जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो संघ सरकार या यूनियन गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार के मुख्य रूप से तीन अंग। हमारी सरकार, जब भी हम बात करते हैं कि सरकार कौन है, तो ज़्यादातर हम संसद से या जो मंत्रिपरिषद से, कई लोग सीधा उसी को सरकार मान लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार तीन भागों में विभाजित है, तीन अंगों में विभाजित है। पहला कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, सेकंड व्यवस्थापिका या विधायिका जिसको बोलते हैं, और तीसरा जिसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं, और तीसरा जुडिशरी या न्यायपालिका। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये तीन पार्ट है और हमारी गवर्नमेंट इन तीनों भागों में बराबर बटी है। यानी कहीं न कहीं सरकार को चलाने के लिए ये तीनों ही संस्थाएं बराबर रूप से उत्तरदायी है। सबसे पहले बात आएगी कार्यपालिका की, एग्जीक्यूटिव्स की। अब एग्जीक्यूटिव्स में कौन कौन होता है, आप हमेशा ध्यान रखिए। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है, एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले तो आता है मंत्रिपरिषद, कैबिनेट जिसको हम बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसको बोलते हैं। दूसरा, वही मंत्रिपरिषद का मुखिया जो होता है वो पीएम होता है, तो वो मंत्रिपरिषद का एक सदस्य होता है प्रधानमंत्री। और इस मंत्रिपरिषद का जो संवैधानिक मुखिया होता है, जो संविधान ने जिसको हेड बनाया है, वो है राष्ट्रपति। तो इस तरह से कार्यपालिका को जब भी हम एक्सप्लोर करेंगे तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, इसका संवैधानिक अध्यक्ष, दूसरा प्रधानमंत्री जो कि वास्तव में इसका मुखिया होता है, जो कि मंत्रिपरिषद का सदस्य भी होता है, और मंत्रिपरिषद जिसमें सारे जो मंत्री हैं वो शामिल होते हैं। ये कार्यपालिका कहलाती है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति की। कार्यपालिका का जो एक प्रमुख सदस्य और जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो है राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति, आपको पता है कि जब मैंने ये बताया कि एक संवैधानिक हेड है, यानी वो संविधान में उसको मुख्य बनाया गया, लेकिन जो पावर्स हैं वो स्वयं नहीं यूज करके उसके सारे पावर्स मंत्रिपरिषद या मंत्रिपरिषद के थ्रू पीएम यूज करता है। तो आप इस व्यवस्था को जब भी देखेंगे तो आप देखेंगे हमारे संविधान के जो आर्टिकल 52 में सीधा कहा गया है राष्ट्रपति के बारे में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, वहीं उसको कंटिन्यूस करते हुए आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा इसका प्रयोग संविधान के अनुसार वह स्वयं अथवा अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। है ना, एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 प्रेसिडेंट के पास है। अब उन पावर्स का यूज वो स्वयं या अपने अधीनस्थ सबऑर्डिनेट्स जो हैं उसके, उनके द्वारा करेगा। यानी सबऑर्डिनेट्स कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्रिपरिषद जिसको हम बोलते हैं। तो पावर्स कौन यूज करता है? मंत्रिपरिषद। और नाम का हेड कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की शक्तियां हमारे यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति के समान नहीं है। आपको पता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति वास्तव में ही अपने पावर्स स्वयं यूज करता है और कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है, जबकि हमारा राष्ट्रपति, कई बार हमारे राष्ट्रपति को रबड़ स्टाम्प कहा जाता है। यानी उसका केवल इतना काम है कि जो भी कार्यपालिका की मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय लेती है वह उन निर्णयों को एक तरह से मानने के लिए बाध्य होता है। वो एक सिग्नेटरी अथॉरिटी मात्र होता है। जिस तरह से ब्रिटेन में, इंग्लैंड में वहाँ का क्वीन या किंग जो है वह संवैधानिक हेड है, उसी तरह से हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति भी केवल और केवल एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड मात्र है, नाम मात्र का है। वरना तो उसके पास वास्तव में शक्तियाँ होती है और ना ही वह उन शक्तियों को यूज कर पाता है अपने विवेक के अनुसार। ठीक है, तो ये हमारे राष्ट्रपति की व्यवस्था है हमारे संविधान द्वारा। अब राष्ट्रपति के लिए कौन व्यक्ति
योग्य मतलब राष्ट्रपति कौन बन सकता है, क्वालिफिकेशंस क्या है, योग्यताएं क्या है। आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति के लिए बहुत ही सामान्य योग्यताएं निर्धारित की गई है। देखिए, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, 35 ईयर्स उसकी एज हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। राइट, लोकसभा जो हमारा संसद का एक हाउस है, लोकसभा में जो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है उसकी जो योग्यताएं होती है वो सारी की सारी योग्यताएं राष्ट्रपति में होनी चाहिए। और वह किसी भी लाभ के पद पर सरकार के अंदर या मतलब लाभ का कोई भी पद हो, प्रॉफिटेबल पोस्ट पे नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी लाभ के पद पे है तो उसको लाभ का पद छोड़ देना पड़ेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति लोकसभा का मेंबर है और उसको राष्ट्रपति बनना है तो उसको अपने लोकसभा की मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी। कोई व्यक्ति किसी गवर्नमेंट सर्विस में है तो उसको राष्ट्रपति बनने के लिए अपनी वो तत्कालीन जो पद है वो छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह बहुत सिंपल से जो है वह योग्यताएं निर्धारित की गई। इसके पीछे कारण यही था कि भारत का कोई भी व्यक्ति जिसमें पोटेंशियल हो वह राष्ट्रपति बन सकता है। उसके बाद बात आती है कार्यकाल की। कार्यकाल कब तक, राष्ट्रपति कितने समय तक अपने पद पर रहेगा। सिंपल सी चीज़ है, हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति पद का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष बाद पुनः चुनाव होते हैं और दूसरा राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। अब आप को एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या एक राष्ट्रपति पुनः दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार चुनाव लड़ सकता है या जीत सकता है। तो इसके पीछे जैसे अमेरिका में है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी राष्ट्रपति 2 बार से अधिक अपने पद पर चुनाव नहीं लड़ सकता। हमारे भारत में वैसे संवैधानिक रूप से तो ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं बनी है कि कोई कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन हमारे प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने यह आशा व्यक्त की थी कि इस पद पर कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक नहीं रहना चाहिए और उन्होंने स्वयं तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तो अभी तक तो हमारे यहाँ पर भी कोई भी व्यक्ति दूसरी बार राष्ट्रपति नहीं बना है उनके बाद। लेकिन निश्चित रूप से इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक बात और कि अगर कोई भी राष्ट्रपति अपने पद पे रहते हुए उसका पद खाली हो जाए, यानी उसकी मृत्यु हो जाए, वह इस्तीफा दे दे, त्याग पत्र दे दे, रिजाइन कर दे, या महाभियोग द्वारा उसको हटा दिया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति कुछ समय के लिए उसकी पद को संभालेगा, लेकिन वापस से री इलेक्शन होगा और री इलेक्शन जो होगा वह उस राष्ट्रपति के जो शेष जो कार्यकाल रहा उसके लिए नहीं होगा, बल्कि पुनः 5 साल के लिए ही होगा। यानी नया राष्ट्रपति जब बीच में भी चुना जाएगा तो पूरा 5 साल के लिए चुना जाएगा। ठीक है। आकस्मिक पद रिक्तता का मतलब कैजुअल वैकेंसी वही है कि अगर किसी राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए, या वो त्याग पत्र दे दे, रिजाइन कर दे, या इम्पीचमेंट द्वारा उसको अपने पद से हटा दिया जाए, तो इम्पीचमेंट को हम आगे समझेंगे, हटा दिया जाए तो व्यवस्था वही है कि उपराष्ट्रपति जो होता है वह जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाता तब तक राष्ट्रपति का कार्यकाल संभालेगा। लेकिन इसमें व्यवस्था ये कि 6 महीनों के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। अब एक सिचुएशन ये आ सकती है कि मान लो ऐसी कोई कंडीशन हो जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही उस समय अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ हो, अक्षम हो जाए, या ऐसी स्थिति को दोनों ही पद खाली हो जाए, तो क्या। तो ऐसी कंडीशन में आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, इस कंडीशन में हमारे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो वैकल्पिक व्यवस्था होने तक, यानी पुनः कोई व्यवस्था चुनाव होने तक या राष्ट्रपति चुनाव जाने तक राष्ट्रपति पद की जो कर्तव्यों का निर्वहन करता है। एक चीज और इसी के साथ हम बात करते हैं, राष्ट्रपति जो इसमें आपके पॉइंट्स में दिया नहीं होगा कि उसके वेतन, भत्ते और दूसरी जो चीज़ें हैं उनके बारे में। तो अगर आपके पास अपडेटेड बुक्स नहीं है तो कई बार क्या है कि उनके बारे में आपके पास जो जानकारी होगी बुक्स में वो कम हो सकती है। आप देखिए, राष्ट्रपति का वेतन वर्तमान में पहले 50,000 था, फिर कभी 1 लाख हो गया, फिर 2,80,000 हो गया, ऐसे चलता रहा। वर्तमान में राष्ट्रपति का जो वेतन है वो याद रखिएगा आप, 2018 में संविधान संशोधन द्वारा उनके वेतनों में बहुत ज़्यादा वृद्धि की गई और अभी वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन जो है वो 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए मासिक है। ठीक है। इसके अलावा
उनकी पेंशन की व्यवस्था है, उनको आवास मिलता है, राष्ट्रपति भवन के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारा स्टाफ मिलता है, और संसद द्वारा जितने भत्ते और परिलब्धियां जो उनको सुविधाएं दी जाती है, वो सारी की सारी सुविधाएं राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए उपभोग करता है। राष्ट्रपति भवन की भव्यता और उसके स्टेटस के बारे में कभी आपको जानना हो तो आप गूगल करके जान सकते हैं कि एक राष्ट्रपति को क्या क्या प्राप्त होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, मेन जो टॉपिक है हमारा वो है राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कैसे चुना जाता है भारत का राष्ट्रपति? तो आप देखिए, जब इसको हेड ऑफ द नेशन बनाया गया, जब राष्ट्रपति हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है, प्रमुख होता है, तो इलेक्शन मेथड पे कई बार चर्चाएं हुई कि राष्ट्रपति क्योंकि पूरे देश का मुखिया होता है, इसलिए इसका इलेक्शन भी लोकसभा के मेंबरों की तरह सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होना चाहिए। लेकिन कई लोग चाहते थे कि राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष निर्वाचन के बजाय अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाना चाहिए। और फिर लास्ट में यही हुआ कि जब इसको संवैधानिक मुखिया ही बनाना है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनाना है, नाम मात्र का मुखिया बनाना है, तो फिर प्रत्यक्ष निर्वाचन की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि उसके पीछे एक कारण ये भी था कि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा ही प्रधानमंत्री भी चुन के आएगा और प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा राष्ट्रपति भी चुन के आएगा, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है और राष्ट्रपति कहीं वास्तविक मुखिया बनने की कोशिश ना करें, वास्तविक प्रधान बनने की कोशिश ना करें। इसलिए राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए लास्ट में जो व्यवस्था अपनाई गई वह अप्रत्यक्ष रूप से उसको निर्वाचित किया जाता है। अब ये अप्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित करने की प्रणाली क्या है वो हम समझेंगे। आप ये थोड़ा सी टिपिकल है, आप जब बार बार इसको ध्यान से केयरफुली पढ़ेंगे तब आपकी ये समझ में आ जाएगी। मैं इसकी मूल बातें जो पॉइंट है आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चुनाव का तरीका अब अप्रत्यक्ष रूप से कैसे, यानी हम सभी, पूरा देश इसको चुनता है, चुनाव में हम सभी भागीदार हैं। प्रत्येक देश का प्रतिनिधि जो व्यक्ति है उसके प्रतिनिधियों के माध्यम से इसका चुनाव होता है। हम लोग डायरेक्ट वोटिंग नहीं करते हैं, लेकिन हमने जिन प्रतिनिधियों को चुना है वो प्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुनते हैं और इस तरह से हमारा प्रतिनिधित्व भी हो जाता है। अब वो प्रतिनिधि कौन से होंगे, आप देखिए आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है, इलेक्टोरल कॉलेज की एक व्यवस्था की गई है। ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होंगे, तो आप देखिए ये जो निर्वाचक मंडल है इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, प्लस विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जितने भी स्टेट हैं इंडिया में उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके मेंबर, प्लस जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी इसमें कॉलेज में शामिल होंगे, इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होंगे। पहले पौंडीचेरी और दिल्ली की विधानसभाओं के सदस्यों को इसमें भाग लेने का अधिकार नहीं था, लेकिन 92 के बाद उनको भी मिल गया, राइट। तो ये सभी लोग, अब आप देखिए इसमें लोकसभा और राज्यसभा आ गई तो सारे देश का प्रतिनिधित्व आ गया, प्लस विधानसभाओं, जो देश जितने भी राज्य उनकी विधानसभाओं के और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी प्रतिनिधि आ गए, तो यानी पूरे देश की जनता का प्रतिनिधित्व इस निर्वाचक मंडल में शामिल हो गया। ये निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का चुनाव करता है, इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, चुनाव करता कैसे है, ये निर्वाचक मंडल किस तरह से चुनाव करता है, तो उसके लिए जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है उसका नाम आप ध्यान से सुनिएगा। अनेक बार पूछा जाता है ये कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा किया जाता है, तो ये निर्वाचन की जो पद्धति है वह है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पद्धति है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा इसको चुना जाता है, और सीक्रेट बैलेट यानी गुप्त मत पत्र, वैसे ही छुपा के वोट दिया जाता है, ओपन वोट नहीं दिया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें सब देश के सभी राज्यों को समान रूप से प्रतिनिधित्व मिल जाए, इसके लिए एक फॉर्मूला अपनाया जाता है और इस फॉर्मूले के आधार पर मतों का मूल्य निर्धारित किया जाता है, वोट का जो है वह मूल्य निर्धारित किया जाता है। ये फॉर्मूला है, आप देखिए
राज्यों की जनसंख्या अपॉन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की संख्या प्लस 1000। इस तरह से एक फॉर्मूला निर्धारित कर दिया जाता है। आप इसको पूरा पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो आप मुझे कॉल करके कभी भी पूछ सकते हैं। इस फॉर्मूले के आधार पर प्रत्येक वोट का एक मत हो जाएगा, उसमें एक वोट का मत इस फॉर्मूले के आधार पर जो नंबर आएगा उस नंबर का हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इस फॉर्मूले के द्वारा एक जो एग्जांपल दिया हुआ है, यह 576 यानी 576 हो गया है। तो अब राष्ट्रपति को मिलने वाला एक वोट को कितना काउंट किया जाएगा? 576 किया जाएगा। इस तरह से जितने वोट मिलेंगे उन सभी वोटों को उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने वोट मिले हैं। उसके बाद वोट डालने की विधि है। विधि में क्या करते हैं कि इसमें चूंकि सिंगल ट्रांसफरेबल है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, इसको मैं आपको थोड़ा सा आगे समझाऊंगा। इसमें जितने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं, मान लो 4 है 5 है, तो जो व्यक्ति होता है वह सभी को वोट देता है। वोट देने वाला सभी को वोट देगा, यानी 4 उम्मीदवार हैं तो चारों को वोट देगा, लेकिन वह उसमें ये लिख देगा कि वह सबसे पहले किसको, अपने अपनी चॉइसेस लिख देगा कि 1 नंबर पे वह इसको एक्स को रखना चाहता है, 2 नंबर पे वाई को रखना चाहता है, 3 नंबर पे जेड को रखना चाहता है, एंड देन सी को 4 नंबर पे रखना चाहता है। इस तरह से चॉइस रख देगा। उसके बाद वोटिंग होगी। जब वोटिंग होगी तो सभी को सभी बैलेट पेपर को चॉइस के आधार पर डिवाइड किया जाएगा कि किसको फर्स्ट चॉइस के कितने वोट मिले, सेकंड चॉइस के कितने वोट मिले, थर्ड चॉइस के कितने वोट मिले। ठीक है। उसके बाद एक कोटा निर्धारित किया जाता है। आप देखेंगे न्यूनतम कोटा। अब ये न्यूनतम कोटा क्या है? न्यूनतम कोटा ये है कि जिस तरह से हमारे जो सिंपल इलेक्शन होते हैं उसमें मेजोरिटी के आधार पर उसको विजयी घोषित किया जाता है। यानी अगर कहीं आप फॉर एग्जांपल कहीं 100 वोट पड़े हैं, हमारे कोई विधानसभा सदस्य हो या दूसरे जो इलेक्शन होते हैं, और उसमें 10 मेंबर खड़े हैं और किसी को 20 वोट मिले, किसी को 25 मिले, किसी को 30 मिले, किसी को 40 मिले, तो इस तरह से जिसको जितने ज़्यादा वोट मिलेंगे, चाहे हाईएस्ट वोट अगर किसी को 25 मिले हो तो 100 में से 25 वाला विजयी हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति के इलेक्शन में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के इलेक्शन में कम से कम माना गया है कि 50% वोटों से ऊपर एक राष्ट्रपति को वोट मिलने ही चाहिए। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है यहाँ पे न्यूनतम कोटा, जिसमें टोटल जो वोट होते हैं उनमें निर्वाचित होने वाले जो मेंबर्स हैं, जो उनकी संख्या में 1 जोड़ के उसका भाग दिया जाता है और भागफल में 1 जोड़ दिया जाता है। इस तरह से एक निर्धारित कोटा प्राप्त हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे एक निर्धारित कोटा प्राप्त हो गया। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो 4,30,851। तो अब ये निर्धारित कोटा है। किसी भी राष्ट्रपति को चाहे ज़्यादा वोट मिले हो, लेकिन उसको ये 4,30,851 वोट मिलने तक उसको घोषित नहीं किया जाएगा। जब ये आंकड़ा वो कोई छू लेगा तभी उसको चुनाव में विजयी घोषित किया जाएगा। अभी आंकड़ा नहीं आता है तो मान लीजिए कि पहले नंबर पे जो उम्मीदवार है उसको वोट मिले हैं 3 लाख, सेकंड नंबर वाले को मिले हैं 2 लाख, थर्ड नंबर वाले को मिले हैं 50,000। तो इस कंडीशन में क्या होगा? एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल मत यहाँ पे आता है। यानी संक्रमण हो जाता है मतों का, जो दौड़ में नहीं होते, जो उम्मीदवार जिसको फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस में कम वोट मिले हैं, तो ऐसे उम्मीदवारों को दौड़ से हटाकर पिछले जो उम्मीदवार होते हैं उनके फर्स्ट और सेकंड चॉइस के वोट जो हैं वह अपने आगे वाला जो जीतने वाला कैंडिडेट होता है उनको ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। यानी जिनके जीतने की बिल्कुल भी संभावना नहीं होती है उनको दौड़ से हटाकर उनके जो मत हैं वो सबसे आगे वाले को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अब इसमें अगर फर्स्ट और सेकंड नंबर वाले के वोटों में बहुत कम अंतर हैं और वो ट्रांसफर किए जाने के बाद जो उसकी चॉइस के वोट उसके ट्रांसफर किए जाते हैं, उसमें जो इस कोटे के वोट प्राप्त कर लेता है, जो निर्धारित कोटा है वह कोटा अगर वो प्राप्त कर लेता है तो लास्ट में वो राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा। और जब तक ये राष्ट्रपति ये कोटा पूरा नहीं कर लेता, कोटा के वोट जब तक पूरे नहीं आते, तब तक ये वोटिंग जो है ट्रांसफर करने वाले जो सिस्टम है वो चलता रहेगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन ये जो निर्वाचन की पद्धति है और जो विधि है ये थोड़ी सी टिपिकल है। आप इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। कहीं पॉइंट हो तो मैं पुनः आपको कहता हूँ आप मेरे से बात कर लें, मुझसे कॉल करके पूछ लें। और बाकी जो मुख्य रूप है उसमें राष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं, राष्ट्रपति की जो
चुनाव पद्धति है उसको आप ध्यान रखिएगा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है, कॉलेज में कौन कौन शामिल है मैंने आपको बताया है। उसके बाद सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ध्यान रखिएगा आपको। इन सारी चीज़ों के साथ ही हम इसको कंटिन्यूस करेंगे। कल हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के पास पावर्स कौन कौन से हैं और उसको अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट सिस्टम जिसको महाभियोग कहते हैं वो, और उसके बाद पावर्स की बात करेंगे। थैंक यू।